हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों आज की क्लास है इंडियन इकोनॉमी की। दोस्तों ये यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली उसी के लिए दोस्तों। अगर आप और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न है, यानी 150 प्रश्न, यानी 150 प्रश्न इसमें हैं। और ये पहली क्लास है इकोनॉमी की, इसके साथ और भी आएंगे, ये पहला भाग है। इसमें आज 150 प्रश्न कराएंगे दोस्तों। और दोस्तों क्लास को पूरा देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि पहला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, किसका। हम इस क्लास में थोड़ा टू द पॉइंट चलेंगे, इसकी जो नेक्स्ट भाग आएगा उसमें हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये पीडीएफ अभी पूरी नहीं बन पाई, अभी क्वेश्चन आंसर तक बन पाई। तो हम 150 जो क्वेश्चन आंसर है बस इतना ही देखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी निजी एवं सार्वजनिक, पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्र हों उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित। तो भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है तो उसका क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक कैसी है दोस्तों, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो इसके बाद अगली क्लास आएगी तो हम उसमें इन तीनों को डिटेल में देखेंगे। तो हम वो अभी बन रही है क्लास, अभी इसको देखें, आपका तो रिवीजन ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी हुई है कि विकसित है कि विकासशील है, तो और अल्प विकसित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विकासशील। ठीक है दोस्तों। आगे है राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय आय क्या है कि साधन यानी फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लागत, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका आंसर क्या है, बी। आगे बात करें, आगे है 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसी को बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों, एलपीजी रिफॉर्म। ठीक है दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी सभी। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों एक क्लास हो चुकी है इंडियन पॉलिटी की। मेरा जो तात्पर्य है दो चीज़ करा रहा हूँ मैं, एक तो ये करा दी, इसके साथ ही मैं क्या कराता हूँ, इसी क्लास के वन लाइनर, यानी इकोनॉमी है, इकोनॉमी की जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर हो सकते हैं तो वो थोड़े ही समय में मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों। वो क्लास आती है शाम को। ठीक है दोस्तों। और ये ऑब्जेक्टिव वाली ये कब आती है दोस्तों, ये आती है दोस्तों 2 बजे। अगर आप, बात ये है एक माह बचा है, एक माह में आपको कोई डिटेल में नहीं पढ़ा सकता है, ना आप पढ़ सकते हैं, सिलेबस बहुत है। उस हिसाब से आप क्या है कि मैंने तो यही सोचा है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के अलावा 400, 500, 300 जैसे जैसे सब्जेक्ट है उस हिसाब से उसको प्रश्नों को प्रोवाइड करना दोस्तों। क्योंकि इकोनॉमी के भी आपको बता दूं लगभग 300, 350 प्रश्न हो जाएंगे, 400 पॉलिटी के अलावा 500 ज्योग्राफी, इन सब के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्न कराए जाएंगे, उसका ही वन लाइनर। और इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर। उससे पहले विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल को भी और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नई जीडीपी आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004 और 5 के स्थान पर बदलकर जो आधार वर्ष है नया कौन सा है। नया आधार वर्ष क्या है दोस्तों, वो है 11 और 12, 2011-12। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति नवीनतम आय किस भारतीय राज्य में सबसे कम है। पर कैपिटा इनकम तो वो किस में है, बिहार में। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो टोटल राष्ट्रीय आय हो उसको डिवाइड कर देंगे किससे, कुल जनसंख्या से। ठीक है दोस्तों। आगे है इस चीज़ को हम देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बहुत अच्छे से। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान देता है। तो वो कौन सा है दोस्तों, वो है घरेलू क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, घरेलू। आगे बात करते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है। वो पर कैपिटा इनकम है। आर्थिक समृद्धि, एक होता है आर्थिक समृद्धि या वृद्धि और एक होता है आर्थिक विकास। अब इन दोनों में अंतर यही है कि अगर आर्थिक वृद्धि हो रही है यानी हमारी जो जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय के साथ पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। जैसे आपको बता दूं आपकी पर कैपिटा इनकम लगभग बता रहा हूँ 1 लाख से ऊपर है, क्या आपके हाथ में 1 लाख है, तो ये खाली वृद्धि हो रही है किस में, डेटा में। आर्थिक विकास का मतलब ये है कि आपका विकास होना चाहिए, ये नहीं कि इकोनॉमी बढ़े पर कैपिटा इनकम बढ़े। ठीक है तो जो रियल है कि आपके पास जो हाथ में है वो बढ़े, कि हाथ में 1000 है कि 10,000 है वो बढ़े, तो वो क्या है, विकास। तो आर्थिक वृद्धि क्या है, प्रति व्यक्ति उत्पाद। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक हो। आगे आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक किसे माना जाता है, तो वो क्या है दोस्तों, प्रति वर्ष
प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ये बोला है रियल आय जो आपके हाथ में हो। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? वो किससे दोस्तों? वो है राष्ट्रीय आय से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जैसे एनएनपी कैसे? जीडीपी में से जो मूल्य ह्रास यानी गिरावट, डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? एनएनपी। ठीक है, और जीडीपी में से एनएनपी प्राप्त करना है तो जीडीपी में से पहले तो गिरावट हटा दो, उसके बाद उसमें जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है वो जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? एनएनपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्तों, आगे है किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य को। इसी के साथ अगर पूरी परिभाषा बनाएंगे, एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को ही क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करें सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बात करें, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत प्रयुक्त होती है। किसके उत्पादन के लिए? वो होती है कपास की खेती के लिए, क्योंकि ये जो वाटर है वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती है, ब्लैक सॉइल। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश क्या है? वो अभी लगभग 18 पॉइंट कुछ चल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अभी कितना है? अगर क्वेश्चन आएगा तो लगभग 18.5 है। ठीक है दोस्तों, और जब आज़ाद हुआ था तब बहुत था 50%, लेकिन जीडीपी में इतना है, और सबसे 50% से ऊपर जो व्यक्ति हैं वो इसी में निर्भर है, रोजगार। ठीक है दोस्तों, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम हो रहा है दोस्तों, यानी जब से आज़ाद हुए तब से कैसा निरंतर कम हो रहा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है? कर्नाटक में। आगे, ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? ये है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, यानी बी। ठीक है दोस्तों, आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो कौन सी है? चावल। सबसे ज़्यादा यही होती, पहले क्या थी? कच्ची कपास, वो सबसे ज़्यादा होती थी क्या? निर्यात। अभी क्या हो रहा है? चावल। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली किससे दोस्तों? ये है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, आगे, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली, वो किससे? कच्चा तेल उत्पादन से। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करें, अब इसमें कुछ क्रांति देखते हैं, ऐसे ही हम देखेंगे अगली क्लास में बहुत डिटेल में। यानी हरित क्रांति किससे? खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से। और लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। आगे, पीली क्रांति किससे है दोस्तों? वो है सरसों का तेल उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, सरसों और जो भी है तोरिया सरसों उत्पादन से। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य। लाल क्रांति टमाटर या मांस। श्वेत क्रांति दुग्ध। पीली क्रांति तिलहन। ठीक है दोस्तों, और काली क्रांति कच्चा तेल। आगे, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? यानी सबको सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचा था, वो कौन सा है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे, हरियाली योजना किससे है? हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है, यानी सी। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित कहाँ पर है? वो है दोस्तों कहाँ? लखनऊ। आगे है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? जो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? वो हुई थी पंतनगर में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? यानी कौन करेगा कि कितनी एमएसपी रहेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वो क्या है दोस्तों? वाणिज्यिक बैंक, वहाँ से कृषि वित्त मिल रहा है। आगे, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर। ठीक है दोस्तों, आगे, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? हथकरघा। ठीक है दोस्तों, हाथों से करने वाला। भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? गुजरात में। ये अभी 2 पॉइंट चल रहे हैं दोस्तों। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो किसके लिए? अखबारी कागज़। ठीक है दोस्तों, आगे है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है
कुटीर उद्योग। क्या है दोस्तों? कुटीर उद्योग। आगे बात करते हैं ई व्यापार यानी ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? इंटरनेट पर व्यापार। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। आगे खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। आगे है अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है दोस्तों। आगे चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? वो कहाँ पर है दोस्तों? वो है उत्तर प्रदेश में। आगे भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? वो कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में ही, सूरत में। बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश का सहयोग मिला था? वो किसका मिला था बोकारो में दोस्तों? वो मिला था सोवियत संघ का। आगे है राउरकेला इस्पात में किसकी संयंत्र की स्थापना हुई थी? राउरकेला में वो हुई थी जर्मनी के सहयोग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछे जाते हैं। भिलाई स्टील संयंत्र वो कैसा है? वो है एक सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर। आगे भिलाई इस्पात ये किसकी सहायता से लगा था? ये लगा था रूस की सहायता से। आगे बात करें भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है दोस्तों? वो कौन सी दोस्तों? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है दोस्तों। परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर आता है? ये आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर। ठीक है दोस्तों। आगे भारत में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? वो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आती है? कृषि। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ था? ये हुआ था केंद्रीय बजट 2005 और 6 में दोस्तों। आगे बात करें जीएसटी किस प्रकार का कर है दोस्तों? वो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों। जीएसटी कब आया था दोस्तों? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? वो आया था 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? वो कौन करता है दोस्तों? वो करता है वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति। आगे निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का भाग है? कौन है दोस्तों? कर नीति। आगे भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित होता है किसके द्वारा? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण। आगे बजट एक लेखा पत्र है, वो क्या है दोस्तों? सरकार की राजकोषीय नीति का। निम्नलिखित में से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया यानी दोनों को मर्ज कर दिया गया, वो कब किया था? यानी 2017 और 18 में। संघ सरकार की राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है दोस्तों? ब्याज अदायगी यानी जो भी आता है राजस्व, उसमें राजस्व जो व्यय होता है सबसे ज़्यादा किस पे? यानी ब्याज अदायगी, क्योंकि इतना कर्जी है, बहुत कर्ज है भारत सरकार पर, उसकी ब्याज बहुत देनी पड़ती है। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है? वो कैसी? अधोगामी। ठीक है दोस्तों। अगर मैं इन चारों को बताऊंगा कि तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपके कोई काम की नहीं, तो आप टू द पॉइंट देखें, अधोगामी। ठीक है दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? कौन सा है? बिक्री कर। प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये सारे प्रत्यक्ष कर हैं। आयकर, संपत्ति कर, संपदा कर, ये कौन से? डायरेक्ट टैक्स। और ये कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू हुआ था? वो किसकी? चेलैया समिति की। ठीक है दोस्तों, राजा जे चेलैया। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। ठीक है दोस्तों। आगे उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद वो क्या है दोस्तों? उत्पादन करते हैं, वो क्या है? अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? यानी तो आयकर हो जाएगा, ये कैसा? डायरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स। टैक्स प्रत्यक्ष नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है दोस्तों? वो बिक्री नहीं है। ठीक है दोस्तों, और सारे हैं। आगे है राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता? राज्य सरकार द्वारा वो कौन सा नहीं? निगम कर, क्योंकि ये केंद्र द्वारा लगाया जाता है। आगे केंद्र सरकार नहीं लगाती, तो वो कौन सी? मनोरंजन नहीं लगाती, क्योंकि ये कौन लगाती है? राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों। आगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर वित्त आयोग वो किसके अंदर आता है? 280 के अंदर। ठीक है दोस्तों। आगे केंद्र व राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा कौन करता है? वो करता है वित्त आयोग। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग की सिफारिश पर। आगे निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? वो कौन से? केसी नियोगी। अब तो आपको पता चल रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिश पर आधारित थे, उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे RJ चलैया। आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची का दोस्तों। आगे बात करें, आगे राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका संबंध किससे? राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करने से। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? राष्ट्रीय जो योजना होती हैं, पंचवर्षीय योजना, उनकी समीक्षा करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें,
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है दोस्तों। आगे पंचवर्षीय योजना अनुमोदन करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकरण है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद है। आगे भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? वो कब आया था दोस्तों? वो आया था 1 जनवरी 2014 को। योजना आयोग है अर्ध राजनीतिक निकाय है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो योजना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में दोस्तों। आगे बात करें, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना कब की थी? योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी बहुत पूछता है। आगे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वो कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया। आगे योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। आगे बात करें, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी? एम विश्वेश्वरैया की। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? वो दोस्तों कब? 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम। आगे है योजना अवकाश कब है? 1966 से लेकर 69 के बीच में। ठीक है दोस्तों। आगे है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास। ठीक है दोस्तों, क्या थी? कृषि का विकास। आगे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेरोल्ड डोमर मॉडल। इसका आंसर ये हो जाएगा ए। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951-52 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करें, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की नीति किस योजना में आई थी? वो आई थी दोस्तों दूसरी, किस में दोस्तों? सेकंड में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? वो किस पर है? महाल नोबिस पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी दोस्तों? वो कौन सी थी? 5वीं। आगे बात करें, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। वो कौन सा था दोस्तों? वो थी 5वीं। ठीक है दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे निम्नलिखित में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? वो कौन सी दोस्तों? छठी योजना। ठीक है दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना। आगे है 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो कौन सी थी? 2012 से लेकर 2017 के बीच में। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1978 से लेकर 79। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा? जनता पार्टी। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? वो दिया था जी मिडल ने द्वारा। निम्नलिखित में से सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने दिया था? वो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। आगे भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था दोस्तों? वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बात करें, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, वो किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुई? वो कब हुई थी दोस्तों? 1862 में सबसे पहले नोट आए थे कागजी मुद्रा। भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 तक के नोट छापने का अधिकार है, उससे ऊपर नहीं छाप सकती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है दोस्तों? वो कौन है दोस्तों? वित्त मंत्रालय। आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? वो कितने का? 115 करोड़ का दोस्तों। आगे मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, वस्तु का मूल्य बढ़ना, वस्तु का मूल्य गिरना, दोनों। वस्तु का मूल्य बढ़ना और मुद्रा का मूल्य गिरना, इसके क्या हो जाएंगे? ए और बी। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी, वो किसके लिए? देनदार के लिए। ठीक है दोस्तों। आगे है WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसको प्रकाशित करता है। आगे थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार है? वो किसका है दोस्तों? विनिर्मित उत्पाद का। आगे भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए वर्ष 2004-05 को इससे बदलकर क्या कर दिया है दोस्तों? वो कर दिया है 11-12। ठीक है दोस्तों। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? जुलाई 1969 में। आगे निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, ब्याज दर को कम करना, ये कोई विधि नहीं है। ठीक है दोस्तों। आगे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है दोस्तों? वो कौन सा है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है?
बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा सबसे पहले खोली है? कौन सी है? पहली खोली है, तो वो कौन है? SBI। आगे, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो कब हुई थी? 1955 में। आगे बात करें, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? इसका है लखनऊ। आगे बात करें, सिडबी ये क्या है? लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने की एक संस्था है, इसका आंसर बी हो जाएगा। लघु अवधि ऋण की अवधि क्या है? 15 माह से कम। ठीक है दोस्तों, यानी लघु अवधि 15 माह से कम, मध्यम अवधि 15 माह से लेकर 5 वर्ष और दीर्घ अवधि 5 वर्ष से अधिक। आगे, भारत में ट्रेजरी बिल कौन करता है दोस्तों? रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक बेचे जाते हैं। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। आगे है, बैंकों का बैंक है, कौन है दोस्तों? रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों, आगे है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? वित्त मंत्रालय के सचिव के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? सिक्योरिटी में व्यापार करना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या है दोस्तों? ये है कि RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता यानी लिक्विडिटी कमी हो जाएगी। रिजर्व बैंक यानी CRR में वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों? CRR में वृद्धि करने से व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। इसको आगे देखेंगे, अगली क्लास में बहुत डिटेल से देखेंगे, आपके सब समय में आएगा। अब ये क्वेश्चन आंसर देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? वो कौन करता है दोस्तों? वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आगे, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है वो क्या है दोस्तों? रेपो दर। ब्याज की वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक कोष उधार देता है वो क्या है दोस्तों? रेपो दर। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है, बैंक रिजर्व बैंक को, वो क्या है दोस्तों? रिवर्स रेपो दर। आगे है, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा दोस्तों? बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। बैंक दर से अभिप्राय क्या है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? मार्च अप्रैल या अप्रैल मार्च, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1956 में। आगे है, IRDA, ये क्या है? बीमा कंपनी का है, नियमन करती है, जो बीमा कंपनी है उसका रेगुलेटिंग करती है। आगे, फिलिप्स कप, ये किसके बीच है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे, किसे प्लास्टिक मनी कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे, किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में लागू हुआ था, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे, नरसिम्हन समिति किससे? बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो कब हुई थी? 1975 में, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा बी। कृषि साख के क्षेत्र में शीर्ष संस्थान कौन सी दोस्तों? वो कौन है दोस्तों? नाबार्ड। निम्नलिखित में नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? वो है मुंबई में। आगे की बात करें, किस बैंक में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, किस वर्ष में? तो वो कब हुई थी? 1982 में। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है लंबी अवधि के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। निक्की क्या है? टोक्यो यानी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के अंश का मूल सूचकांक है, जो टोक्यो में या जापान में जो शेयर मार्केट है उसका है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, BSE में कितनी कंपनियां हैं अभी उसमें 30 कंपनी हैं BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? वो मुंबई में, इसका आंसर मुंबई है। आगे, सेबी अधिनियम पारित करा, जो सेबी अधिनियम पारित हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1992 में। दोस्तों सारे प्रश्न हो चुके हैं। क्लास को और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और इसको और अच्छे से डिटेल में कराएंगे अगली क्लास में, यानी इसका पार्ट जो सेकंड होगा उसमें और बहुत अच्छे से कराएंगे, और भी सारे टॉपिक जुड़ जाएंगे दोस्तों। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।